परिषद है उनकी। इट इज एन आइडियोलॉजिकल बॉडी ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस, उनका संगठन है। उनकी बॉडी में योर ऑनर 4 बार अटेंड करके आई थी, 26 दिसंबर को, 22 को, 17 मार्च 2023 को, 30 अगस्त 2024 को और 8 अगस्त 2025 को। योर ऑनर हैज बीन अटेंडिंग द प्रोग्राम्स ऑफ अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। तो एक मेरे मन में ये बायस ये पैदा होता है, देयर इज अ रीजनेबल बायस इन द माइंड ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ निकिता मिश्रा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो इस समय देश की राजनीति, न्यायपालिका और जनता के भरोसे तीनों के बीच खड़ा एक बड़ा सवाल बन गया है। एक तरफ है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दूसरी तरफ है दिल्ली हाईकोर्ट की जज स्वर्णकांता शर्मा, और बीच में वह केस है जिसे देश भर में दिल्ली शराब नीति यानी लीकर पॉलिसी मामला कहा जा रहा है। लेकिन अब यह मामला सिर्फ एक कानूनी केस नहीं रह गया है। अब सवाल उठ रहा है, क्या न्याय सिर्फ होना चाहिए या न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए? मामला शुरू कहां से हुआ ये भी समझिए। 13 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल खुद अदालत में पेश हुए और उन्होंने एक बड़ी मांग रखी। उन्होंने कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस केस की सुनवाई से खुद को अलग कर ले, जिसे कानूनी भाषा में रिक्यूज कहा जाता है। अरविंद केजरीवाल का तर्क साफ था, उन्हें डर है कि इस जज के सामने उन्हें निष्पक्ष और तटस्थ न्याय नहीं मिल पाएगा। केजरीवाल ने अदालत में कहा, एक संस्था है अधिवक्ता परिषद, यह संस्था बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से जुड़ी मानी जाती है। आप यानी जज इसके कार्यक्रमों में 4 बार शामिल हो चुकी हैं। हम इस विचारधारा का खुलकर विरोध करते हैं, इसलिए यह केस राजनीतिक है। यहां जिस संस्था की बात हो रही है वह है अधिवक्ता परिषद, जिसे आम तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा माना जाता है। केजरीवाल का सबसे बड़ा सवाल था, क्या मुझे न्याय मिलेगा? केजरीवाल का सबसे बड़ा सवाल था, क्या मुझे न्याय मिलेगा? केजरीवाल ने अदालत में एक सीधा सवाल रखा जो अब आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कहा, अगर कोई जज किसी खास विचारधारा से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुआ है और आरोपी उन विचारधारा का विरोध करता है तो उसे यह डर होना स्वाभाविक है कि उसे न्याय नहीं मिलेगा। अगर मैं विचारधारा के खिलाफ हूं तो क्या मुझे न्याय मिलेगा? यह सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, यह सवाल पूरे लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा हुआ है। अपनी बात को और मजबूत करने के लिए केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुरानी टिप्पणी का हवाला दिया। उस टिप्पणी में कहा गया था कि एक लोकतंत्र में लोगों की धारणा यानी परसेप्शन भी बहुत मायने रखती है। यानी न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि लोगों को यह भरोसा भी होना चाहिए कि न्याय निष्पक्ष तरीके से हो रहा है। केजरीवाल ने यह भी याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था। इसका मतलब था कि जांच एजेंसियों को पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहिए, किसी राजनीतिक दबाव में नहीं आना चाहिए। इस केस में एक अहम मोड़ तब आया जब 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। उस फैसले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 बाकी लोगों को क्लीन चिट दे दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने साफ कहा था कि सीबीआई का केस अदालत में टिक नहीं सकता और पूरी तरह कमजोर है। यानी अदालत के अनुसार आरोप इतने मजबूत नहीं थे कि उन पर मुकदमा चल सके। फिर 9 मार्च को क्या हुआ? 9 मार्च को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने एक आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला पहली नजर में गलत लग रहा है, इसलिए इस मामले की समीक्षा जरूरी है। यही वह आदेश था जिसे पूरे विवाद को जन्म दे दिया। केजरीवाल का आरोप है कि यह आदेश बिना सभी पक्षों को सुने दिया गया है, केवल सीबीआई की मौजूदगी में सुनवाई हुई। उन्होंने कहा, हजारों पन्नों की जांच के बाद ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया था, लेकिन उसे बहुत कम समय की सुनवाई में पलट दिया गया। सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने भावनात्मक अंदाज में कहा, 9 मार्च का आदेश देखकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे पक्षपात का गंभीर डर लग रहा है, इसलिए मैंने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा। उन्होंने बताया कि जब उनकी शिकायत खारिज हो गई है तब उन्होंने अदालत का रुख किया और औपचारिक रूप
रूप से जज को हटाने की मांग की। अब ये समझिए कि कानून क्या कहता है। कानून में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अगर किसी पक्ष को जज के प्रति पक्षपात की आशंका हो तो जज को खुद को उस केस से अलग कर लेना चाहिए। इसे ही रिक्यूजल कहा जाता है। यह जरूरी नहीं है कि जज वास्तव में पक्षपाती हो, सिर्फ आशंका भी काफी होती है, क्योंकि न्याय का आधार भरोसा होता है। विपक्ष के नेताओं के मामलों में जल्दी सुनवाई का आरोप केजरीवाल ने एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केवल विपक्ष के नेताओं के मामलों में सुनवाई तेजी से की जा रही है, सुनवाई और फाइलिंग में अनावश्यक जल्दबाजी दिखाई दे रही है। उन्होंने यानी केजरीवाल ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि केवल केंद्र सरकार के राजनीतिक विरोधियों के मामले को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया जा रहा है। यह आरोप सीधे तौर पर न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और मुद्दा सामने आया। खोजी पत्रकार सौरभ दास की एक रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने बताया था कि जज स्वर्णकांता शर्मा के बेटे ईशान शर्मा और बेटी सांभवी शर्मा दोनों को ही केंद्र सरकार द्वारा एक ही तारीखों पर पैनल में शामिल किया गया था। 11 सितंबर 2025 दिल्ली हाई कोर्ट के पैनल में और 21 नवंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट के पैनल में। ईशान शर्मा को सुप्रीम कोर्ट के में टॉप ग्रुप ए पैनल मिला और साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर पैनल काउंसलर का पद भी मिला। वहीं सांभवी शर्मा, जो जज साहिबा की बेटी हैं, जिनके पास केवल 4 साल का अनुभव बताया जा रहा है, उन्हें भी दोनों अदालतों में पैनल मिल गया। ये सारी बातें आपको मैं बता दूं कि खोजी पत्रकार सौरभ दास ने अपनी रिपोर्ट में बताई है। अब सवाल उठाया जा रहा है कि वही केंद्र सरकार जिसकी एजेंसी सीबीआई इस केस में केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चला रही है, उसी सरकार के पैनल पर जज के अपने बच्चे नियुक्त हैं। इस स्थिति को कुछ लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों का टकराव कह रहे हैं। सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजरीवाल की मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा यह मांग पूरी तरह बेबुनियाद है। सीबीआई ने भी अदालत में लिखित जवाब दाखिल कर दिया है और कहा है कि जज को हटाने की कोई जरूरत नहीं है। यह पूरा मामला अब सिर्फ एक केस का नहीं रह गया है, यह मामला बन गया है भरोसे का। क्या न्यायपालिका पूरी तरह निष्पक्ष है? क्या जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं? क्या राजनीतिक मामलों में न्याय की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मामले में न्याय होगा या पहले जनता को यह भरोसा दिलाना होगा कि न्याय सच में निष्पक्ष है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस पूरे तमाम रिपोर्ट पर? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।